स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया और इजराइल की दोस्ती तो जग जाहिर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की पर्सनल बॉन्ड में इस दोस्ती को चार चांद लगा देती है। लेकिन इस दोस्ती के साथ साथ ये दोनों देश आपस में एक कॉमन राइवल और एक कॉमन इशू भी शेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो देश और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान है। और ये दोनों जिस कॉमन इशू से पीड़ित हैं वो है टेररिज्म। हाल ही में इंडिया और इजराइल के बीच ये दोनों ही मुद्दे एक बार फिर स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स बनकर सामने आए हैं। कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि इजराइल ने जम्मू और कश्मीर में एग्रीकल्चर के 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करने की बात की है। इन सेंटर्स को इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इंडिया में मौजूद इजरायली एम्बेसी के एग्रीकल्चर अटैचे यार एशल ने जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल दुल्लो से मुलाकात की। इस मीटिंग में इजरायली ऑफिशियल्स ने अपने इस इंटरेस्ट को इंडियन ऑफिशियल्स के साथ साझा किया। इसके लिए एशल ने लास्ट वीक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर पड़ने वाले एग्रीकल्चरल फार्म्स का दौरा भी किया। यार एशल का कहना है कि जम्मू और कश्मीर के पास इमेंस पोटेंशियल है और इजराइल एक प्रॉस्परस जम्मू एंड कश्मीर चाहता है। इसलिए वो इजराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर के फार्मर्स के साथ साझा करना चाहते हैं। लेकिन शायद ये न्यूज पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स रेजिस्टेंस फ्रंट को पसंद नहीं आए। इस आउटफिट को लश्कर तैयबा का शैडो आउटफिट बताया जाता है। इस न्यूज की पब्लिश होने के बाद उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद इजरायली एसेट्स को टारगेट करने की धमकी दी है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इजरायली प्रोजेक्ट के लिए लैंड प्रोवाइड कराएंगे उनको इस ग्रुप के टेरर का सामना करना होगा। तो आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इजराइल और इंडिया के इन प्रोजेक्ट्स के बीच आखिर पाकिस्तान इतना परेशान क्यों हो रहा है? क्या पीओके में इजराइल की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकती है? और तो और इस डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रही है कि कतर में इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स इजराइल के लिए स्पाइंग करते हुए पाए गए हैं। हालांकि कतर या इंडियन गवर्नमेंट की ओर से इस अरेस्ट के पीछे का रीजन क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा लगाए गए एलिगेशंस एकदम इलॉजिकल है क्योंकि इजराइल और कतर आपस में स्टेबल रिलेशन साझा करते हैं और इसलिए इजराइल को वहां पर स्पाइंग करने का बहुत सब्सटेंशियल बेनिफिट नहीं है। खैर दोस्तों, कतर के केस में रीजन जो भी हो, लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान इंडिया और इजराइल की फ्रेंडशिप से इतना परेशान क्यों है? आज की वीडियो में हम इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल के रिलेशनशिप के इन्हीं कॉम्प्लिकेटेड डायनेमिक्स को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 नवंबर इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले पीओके में हुए कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी शौर्य दिवस के मौके पर जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने यहां लोगों के साथ गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को लेकर एक बेहद स्ट्रॉन्ग मैसेज साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि जब से इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया है, उसी के साथ इंडिया ने एक नई और बेहद क्रूशल जर्नी की शुरुआत की है और इस जर्नी को लगाम तभी दी जाएगी जब इंडिया गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने साथ यूनाइट कर लेगा। उन्होंने कहा कि इस रीजन में पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। पीओके इंडिया का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चल रहा हाई स्केल डेवलपमेंट आज इस रीजन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पीओके में लोग एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हम उनके पेन को फील कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में इंडिया के प्रोग्रेसिव स्टेप्स बस एक छोटी सी शुरुआत है। पीओके के लोग भी जल्द ही इस कामयाबी का हिस्सा बन जाएंगे। हमें बस धैर्य रखना होगा।
दोस्तों पीओके के ऊपर जम्मू कश्मीर में खड़े होकर इतनी क्लियर और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स पहले शायद ही किसी इंडियन लीडर के द्वारा दी गई थी। डिफेंस मिनिस्टर की इन स्टेटमेंट्स के कुछ ही दिनों बाद चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस अहुजा ने भी कहा कि आज इंडियन आर्मी किसी भी डिसीजन के लिए फुली प्रिपेयर्ड है और एक बार यदि ये ऑर्डर्स दे दिए गए तो फिर वापस मुड़ने का कोई सवाल नहीं होगा। अब इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के पीछे इंडियन गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है और वो ये कि इन स्टेटमेंट्स का इम्पैक्ट हमारे दो पड़ोसी देश यानी चाइना और पाकिस्तान पर ऑलरेडी पड़ने लगा है। एक्सपर्ट्स की माने तो राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट्स के बाद पाकिस्तान और चाइना के डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में पैनिक मोड जनरेट हो गया। हाल ही में आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी चाइना के दौरे पर गए हुए थे। यहाँ पर उनकी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ घंटों बात हुई, लेकिन इन टॉक्स के बाद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, चाइनीज प्रीमियर ली केचियांग और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ इकोनॉमी या ट्रेड जैसे मुद्दों पर नहीं बल्कि अपने कश्मीर ऑब्सेस्ड स्टेटमेंट्स के साथ बाहर आए। इन स्टेटमेंट्स में कश्मीर और सीपीईसी को लेकर उनकी नर्वसनेस साफ झलक रही थी। द संडे गार्जियन के मुताबिक इस विजिट में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पीएम शहबाज शरीफ से कश्मीर वैली की सिचुएशन के बारे में डिटेल्ड ब्रीफिंग गेन की। इस दौरान चाइना ने ऑनगोइंग सीपीईसी प्रोजेक्ट में किसी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं किया, जिसका पीएम शहबाज शरीफ को बेसब्री से इंतजार था। बल्कि चाइना ने कश्मीर पर अपने इन्वेजिव स्टैंड को पुश करते हुए पाकिस्तान से यह प्रॉमिस किया कि वो उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने में हमेशा मदद करेंगे। इससे यह साफ था कि वो पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्युपाइड पीओके की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पीओके रीजन में सीपीईसी पर काम कर रहे चाइनीज नेशनल्स की सेफ्टी को इंश्योर करने पर भी जोर दिया। एक्सपर्ट्स की माने तो शी जिनपिंग के द्वारा इस मीट में बार बार पीओके को मेंशन करना इंडिया को सिग्नल देने का काम कर रहा था। खैर, जहां एक तरफ चाइना और पाकिस्तान मिलकर पीओके रीजन में ट्रबल्स क्रिएट करने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इंडिया के ऑल वेदर फ्रेंड रशिया ने इस इशू पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट को अंजाम दिया। हुआ यूं कि हाल ही में यूएस के एक डिप्लोमेट ने पीओके में एक कंट्रोवर्शियल विजिट को अंजाम दिया। इसके बाद इंडिया के सपोर्ट में आकर रशिया ने इस पर सिग्निफिकेंट स्टेप लिया। रशिया की स्टेट मीडिया स्पुतनिक ने अपनी वेबसाइट पर एससीओ कंट्रीज को एक मैप पर शो करते हुए एक इन्फोग्राफिक पोस्ट किया। जाहिर है कि इस मैप में इंडिया भी मार्क था। अब यहाँ जिस चीज ने दुनिया की अटेंशन कैप्चर की वो था पीओके का स्टेटस। इस मैप में रशिया ने पीओके को क्लियरली इंडियन बॉर्डर्स के अंदर शो किया और तो और इस मैप में अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्से जिनको चाइना अपना पार्ट बताता है वो भी क्लियरली इंडियन मैप के अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए। ये तो रशिया ने पहले भी कई बार पीओके के इशू पर पाकिस्तान का साथ देने से इनकार किया है, लेकिन यहाँ आपको याद दिला दें कि चाइना भी एससीओ का एक मेन मेंबर है और ऐसे में इस मैप को रशिया के द्वारा पब्लिश करना इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में एक बेहद सिग्निफिकेंट स्टेप बताया जा रहा है। खैर दोस्तों, कुल मिलाकर इन सभी इवेंट से आप पीओके में चल रहे रिसेंट डेवलपमेंट्स और उन पर एक्सटर्नल पार्टीज के इन्फ्लुएंस को समझ गए होंगे। तो आइए अब अपने मेन इशू पर वापस आते हैं। हमारा सवाल ये है कि आखिर इजराइल इस इशू पर इंडिया की हेल्प कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस चीज को सबसे पहले पाकिस्तान और इजराइल की बिटर रिलेशनशिप से डिकोड किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर केवल एक कंट्री को छोड़कर आप किसी भी देश का वीजा लगा सकते हैं? जी हाँ, आपने सही पहचाना, वो देश है इजराइल। अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट को उठाकर पढ़ें तो उस पर साफ शब्दों में लिखा है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। यानी आज तक पाकिस्तान दुनिया में केवल इजराइल देश को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इससे आप इनकी रिलेशनशिप का अंदाजा लगा सकते हैं। 1981 में पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जिया उल हक ने कहा था कि पाकिस्तान और इजराइल दोनों ही आइडियोलॉजिकल कंट्रीज हैं। पाकिस्तान इस्लाम की आइडियोलॉजी पर बेस्ड है और इजराइल जुडियज्म की, लेकिन फिर भी ये दोनों देश एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। असल में ये दोनों आपस में एक बेहद ट्रिकी रिलेशनशिप शेयर करते हैं। इसकी शुरुआत इन दोनों देशों के बर्थ के साथ हो गई थी। जब 1948 में इजराइल स्टैब्लिश हुआ था उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, लेकिन इस प्रॉब्लम को यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन द्वारा काफी हद तक सॉल्व कर दिया गया। यूएस के रिकॉग्निशन के बाद बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको फॉलो किया और इजराइल को एक सोवन स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। लगभग उसी दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया और पीओके को ऑक्युपाई कर लिया, लेकिन वो कभी भी अपनी इस इलीगल और फोर्स ऑक्युपेशन के लिए लेजिटिमेसी गेन नहीं कर पाया। खैर 1948 में इजराइल के फर्स्ट पीएम डेविड बेन गुरियन ने पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना को एक टेलीग्राम लिखते हुए दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करने की बात की, लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही इस केस में इजराइल के एग्जिस्टेंस के खिलाफ खड़ा रहा।
वो शुरुआत से ही इसराइल के अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस और अरब वर्ल्ड के साथ अलाइंड रहा। 1967 के 6 डे वॉर और 1973 के यौम किपुर वॉर में तो पाकिस्तान ने पैलेस्टीनियंस और अरब्स को अपने फाइटर जेट्स और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करने की भी कोशिश की। इसके बाद पाकिस्तान और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ, जिसके तहत पीएलओ के लोगों को पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। आज भी जब इजराइल और पीएलओ या हमास के बीच क्लैशेस होते हैं तो पाकिस्तान इजराइल के अगेंस्ट अपना अलग नैरेटिव वॉरफेयर शुरू कर देता है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सब कुछ भूलकर इजराइल को अपना नेशनल इशू बना लेते हैं। खैर, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जियाउल हक के टेन्योर में इजरायली और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के बीच अफगानिस्तान में कुछ एंटी सोवियत फ्रंट पर कोऑपरेशन के इंस्टेंसेस भी देखने को मिले, लेकिन लार्जली इन दोनों के रिलेशंस में हमेशा बिटरनेस ही रही है। रिसेंट ईयर्स में कुछ इश्यूज में इनके रिलेशनशिप को और भी ज्यादा स्ट्रेन किया। उदाहरण के लिए कुछ सालों पहले अमेरिकन इजरायली जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल को पाकिस्तानी टेरर ग्रुप के द्वारा मार दिया गया। कहा जाता है कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ था। पाकिस्तान का कहना था कि पर्ल एक मोसाद एजेंट हैं जो पाकिस्तान में इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, लेकिन 2003 में एक फ्रेंच स्कॉलर ने यह रिवील किया कि पर्ल आईएसआई चीफ और अलकायदा के टाइज डिस्क्लोज करने वाले थे और यह आईएसआई को मंजूर नहीं था। अभी कुछ ही टाइम पहले पाकिस्तानी कोर्ट ने अहमद ओमर शेख के रिलीज का ऑर्डर भी दिया था। ये वही थे जिनके ऊपर पर्ल के मर्डर का चार्ज लगा था। हाल ही में इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के फॉर्मर चीफ ने यह भी रिवील किया था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान पैसों के लिए दुनिया के कई देशों को न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड कर रहे थे। इसमें से सबसे सिग्निफिकेंट सीरिया का केस था। उनके मुताबिक सीरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बिल्ड करके उसको इजराइल के अगेंस्ट यूज किया जाने वाला था। 2001 में पाकिस्तान ने सीरिया के साथ अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शेयर करने की तैयारी शुरू कर दी थी और 2004 में ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काफी हद तक पूरा हो गया। उनके मुताबिक पाकिस्तान इस प्रोग्राम के तहत इजराइल के एग्जिस्टेंस को खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुका था। यदि सीरिया एक न्यूक्लियर पावर बनता तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा था और स्पेशली इजराइल के केस में तो ये उसके एग्जिस्टेंस का सवाल था। ऐसे में जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देशों से इजराइल को इमीडिएट हेल्प नहीं मिली तो मोसाद ने अपने खुद के दम पर ऑपरेशन ओपन बॉक्स को अंजाम दिया। इसके तहत मोसाद ने सीरिया पर भारी बमबारी की और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और इजराइल बाल बाल बच गया। तो इस पूरे सिनेरियो से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इजराइल शुरू से ही कितने स्ट्रेन रिलेशनशिप शेयर करते आ रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि यदि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो उसको पीओके से अपना कंट्रोल गिव अप करना होगा, क्योंकि यूएन में वो अक्सर कश्मीर इशू को फलस्तीन से जोड़कर पेश करते हैं और इसीलिए वो इजराइल को लेकर इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है। इसके अलावा कुछ समय पहले जब इजराइल और यूएई ने अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने के लिए हिस्टोरिक अब्राहम अकॉर्ड साइन किए, तब पाकिस्तान में ये डिबेट एक बार फिर चल पड़ी। एक तरफ इस रिकॉर्ड को लेकर कराची में मास प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये डिबेट चल रही थी कि क्या पाकिस्तान को इजराइल को अब रिकॉग्नाइज करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तत्कालीन पीएम इमरान खान ने कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी कंट्रीज क्या करती हैं। पाकिस्तान इजराइल को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक इजराइल पैलेस्टीनियंस को उनकी सेटलमेंट्स का राइट्स नहीं दे देते। दोस्तों, पाकिस्तान के आम लोग भी इजराइल के लिए इतनी ज्यादा हेट्रेड रखते हैं कि उनके देश में अगर कोई भी गलत चीज हो रही हो तो उसका जिम्मेदार वो यहूदियों को बताते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी गलत होता है तो उसके पीछे वो ज्यूइश कॉन्स्पिरेसी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके बाद अगर किसी का भी नंबर आता है तो वो है हिंदू या फिर रॉ एजेंट्स। ऐसे में कुछ स्कॉलर्स पाकिस्तान की प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए ये भी कहते हैं कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करने से पहले उसको खुद को रिकॉग्नाइज करना होगा। कह रहे हैं, आपको बता दें कि जब से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है तब से इस इक्वेशन में भी एक नया ट्विस्ट आया है। हाल ही में पाकिस्तान की एक बिजनेस डेलीगेशन इजराइल के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गई। इसको उनके प्रेसिडेंट द्वारा ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। जाहिर है कि ये विजिट फॉर्मर पीएम इमरान खान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इससे उनके फॉरेन कॉन्स्पिरेसी वाले क्लेम को और भी ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिल गई। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अमेरिका के प्रेशर में आकर ये सब कर रही है। हालांकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका के प्रेशर की बात तो लाजमी है।
किंतु अब इसराइल को लेकर पाकिस्तान के माइंड में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हमें अभी इंतजार करना होगा। पाकिस्तान के जो लोग इसराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस का सपोर्ट करते हैं, वो इसका सबसे बड़ा रीजन इसराइल और इंडिया की क्लोज रिलेशनशिप भी बताते हैं। उनका कहना है कि यदि पाकिस्तान और इसराइल आपस में अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो वो अपने पीओके के स्टैंड को मजबूत कर सकते हैं। किंतु इंडिया और इसराइल की फ्रेंडशिप को देखकर पाकिस्तान का ये सोचना थोड़ा इलॉजिकल लगता है। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। दोस्तों, इंडिया और इजराइल की फ्रेंडशिप के बारे में तो ऑलरेडी हम सब जानते ही हैं। रशिया के बाद इजराइल आज की डेट में इंडिया का सबसे क्रेडिबल एलाई माना जाता है। इस फील्ड के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दोनों की जैसी फ्रेंडशिप दुनिया के किसी भी और दो देशों के बीच शेयर नहीं की जाती है। हाल ही में दोनों ने अपने रिलेशंस की 30th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की है। 23 जनवरी 1992 को इंडिया ने फॉर्मली इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए। माना कि इस फ्रेंडशिप को कैपिटलाइज करने में इंडिया को बहुत ज्यादा समय लग गया, लेकिन जब से इंडिया ने इजराइल में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश किए हैं, तब से दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में इंडिया और इजराइल की रिलेशनशिप पहली बार बहुत तेजी से मजबूत हुए। अब तक इंडियन लीडर्स इजराइल पैलेस्टीन के बीच एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे। वो इजराइल को हमेशा पैलेस्टीनियन इशू के प्रिज्म से देखते रहे, लेकिन करंट लीडरशिप ने अपने इस प्रिज्म को साइड में रखकर इजराइल के साथ अपने एक्टिव स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स बिल्ड किए। 2017 में पीएम मोदी इजराइल जाने वाले पहले इंडियन पीएम बने। 2018 में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी इंडिया में एक ऑफिशियल विजिट पर आए। इन विजिट के दौरान दुनिया के सामने पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की बॉन्ड खूब वायरल हुई। इन दोनों की फ्रेंडशिप दोनों देशों के डायनेमिक्स को एक नए लेवल पर लेके गई। हाल ही में इजराइल में एक बार फिर इलेक्शंस हुए, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल के पीएम बने। उनकी इस विक्ट्री के बाद भी सोशल मीडिया पर बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी की दोस्ती और उनके स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री की चर्चा वायरल होने लगी। लेकिन दोस्तों, इंडिया और इजराइल के रिलेशंस मोदी नेतन्याहू की फ्रेंडशिप के परे भी स्ट्रेच होते हैं। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने एक स्पीच में कहा था कि दुनिया में एकमात्र ऐसा कोई देश है जहां ज्यूज का कभी परसिक्यूशन नहीं हुआ, तो वो केवल इंडिया है। यही कारण है कि दोनों के रिलेशंस नेचुरली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके अलावा डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, स्टार्टअप्स और साइबर टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स में भी आज दोनों बेहद एक्टिव रिलेशंस शेयर करते हैं। 1990s के कारगिल वॉर से लेकर पिछले कुछ सालों में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में इजरायली वेपन्स का यूज इंडिया के लिए इन वेपन्स की अहमियत को साफ बयां करता है। रशिया के बाद इजराइल इंडिया में डिफेंस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। आज ये दोनों डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी की शेयरिंग में एक्टिवली कोलैबोरेट करते हैं। इजराइल इस फ्रंट पर इंडिया के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये रिलेशंस केवल इंडिया और इजराइल के आपसी रिलेशंस के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, बल्कि इंडिया और इजराइल के राइवल्स को बड़े लेवल पर अफेक्ट करती है। साइबर टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में इंडिया और इजराइल का एक्टिव कोऑपरेशन पाकिस्तान और चाइना को बेहद परेशान करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें हाल ही में देखने को मिला, जब इंडिया और इजराइल वेस्टर्न क्वाड यानी I2U2 में एक साथ जुड़े। तब इसके रिस्पॉन्स में चाइना और पाकिस्तान ईरान और टर्की के साथ एक्टिव पार्टनरशिप का स्कोप ढूंढने लगे। खैर, अगर पिछले कुछ सालों के इवेंट्स को ट्रेस किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इंडिया और इजराइल के परसेप्शन पहले से बहुत बदले हैं। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज रियलाइज की हैं, इंटरेस्ट कन्वर्ज हुए हैं और इसीलिए ये दोनों आज इतने स्ट्रांगली कोलैबोरेट कर पाते हैं। कुल मिलाकर इनके बायलैटरल रिलेशंस का रिपोर्ट कार्ड एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी शो करता है। इस रिलेशनशिप का एक स्ट्रांग एविडेंस हमने पैंडेमिक के दौरान भी देखने को मिला। इस बीच दोनों देशों के बीच ₹880 करोड़ वर्थ के वेपन्स की डील साइन हुई। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इजराइल से 16,479 लाइट मशीन गन्स परचेज की। इंडियन फ्रंटलाइन ट्रूप्स की कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए इन मशीन गन्स को बेहद जरूरी बताया गया। इस बीच आपको याद होगा कि इंडिया ने जेनेरिक ड्रग्स और उनके इंग्रेडिएंट्स के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया था, लेकिन इजरायली पीएम के एक सिंगल फोन कॉल की रिक्वेस्ट पर न्यू दिल्ली ने मेडिसिन और मास्क की क्रूशल सप्लाईज से अपने बैन को रिमूव कर दिया। इस दौरान इंडिया और इजराइल के बीच मेडिकल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर और एक दूसरे के सिटीजन्स की सेफ्टी भी प्रायोरिटी के साथ इंश्योर की गई। दोस्तों, पैंडेमिक के दौरान हुए ये सभी इवेंट्स तो केवल एक क्राइसिस में इन दोनों देशों के कलेक्टिव रिस्पांस का एक उदाहरण है। और अगर हम शुरुआत में डिस्कस किए गए इवेंट्स और इन रिलेशंस को रिलेट करें तो हम समझ सकते हैं कि ये फ्रेंडशिप आगे चलकर पीओके में
इंडिया के प्लान्स को कैपिटलाइज करने में भी बेहद मददगार साबित हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए भी एक विन विन सिचुएशन साबित होगी। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है एंड दैट रियली मैटर्स, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स इन काउंटरिंग द थ्रेट ऑफ टेररिज्म फ्रॉम एशिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।